हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बीपीएससी मेरा है यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चार्टर एक्ट 1813 तक। उसके बाद जो है अगला चार्टर आता है 20 साल के बाद, मतलब चार्टर एक्ट 1833। 1833 का चार्टर क्या कहता है? इसमें जैसे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। उसी तरह से यहाँ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाएगा। और हमारे पहले गवर्नर जनरल कौन होंगे इंडिया के? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और उसी के साथ जिस तरह से हम लोग प्रीवियस चार्टर एक्ट में देखे थे, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर को घटा के 3 कर दिया गया था, तो यहाँ क्या होगा, चौथे मेंबर के रूप में एक लॉ मेंबर उसमें ऐड होंगे। और पहले लॉ मेंबर कौन होंगे? टीबी मैकॉले। तो आइए देखते हैं चार्टर एक्ट 1833 का इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें पहला पॉइंट क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, जो जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया। उसके बाद क्या हुआ, एक लॉ मेंबर को ऐड किया गया ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जो कि प्रीवियस एक्ट में मैंने आपको बताया था जो 4 से 3 कर दिया गया था। लेकिन अब यहाँ क्या हुआ, 3 तो पहले से है और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कौन ऐड हो गए? लॉ मेंबर। और पहले लॉ मेंबर कौन है? टीबी मैकॉले। यहाँ ही याद कर लेना है, बस पॉइंट आपके नोटबुक पे हो, लेकिन याद हमारा यही मेमोराइज हो जाना चाहिए। इतने बार उसको रिवाइज कीजिए, इतने बार उसको सुनिए जो हमको देखना ना पड़े नोटबुक। तो क्या हुआ 1833 में? पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद क्या हुआ, एक लॉ मेंबर उसमें ऐड हुए एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ब्रिटिश के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3+1 फिर से 4 हो गया। और चौथे मेंबर का नाम क्या है? जो लॉ मेंबर है, पहले लॉ मेंबर कौन है? टीबी मैकॉले। ठीक, उसके बाद क्या कहता है, लॉ कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1834। अब लॉ मेंबर एक बन चुका है किसी भी काउंसिल में, तो अपना लॉ तो बनाएगा ही ना। तो हमारा लॉ कब लॉ कमीशन कब बना? 1834 में। ये चार्टर एक्ट 1833 के तहत लॉ कमीशन बनाया गया 1834 में। किसके द्वारा? टीबी मैकॉले के द्वारा। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट देयर कॉमर्शियल मोनोपोली बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी मेनली। अब क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट इंग्लैंड में चल रही थी, अब इनके कॉमर्शियल पावर को धीरे धीरे सीज कर ली। अब यहाँ सिर्फ ये इनका काम था एडमिनिस्ट्रेशन को देखना। कॉमर्शियल कौन देखते थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास चला गया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर डायरेक्ट अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो चुकी थी और उनके लिए रिस्पॉन्सिबल थे वो। तो सारा कॉमर्शियल पावर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सीज कर लिया गया और इनके पास क्या सिर्फ रह गया? एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट। तब एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट इनके पास है। तो इस चार्टर एक्ट 1833 से 3 कीवर्ड्स निकलते हैं। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक, पहला लॉ मेंबर ऑफ ब्रिटिश काउंसिल टीबी मैकॉले। और यहाँ ट्रेड मोनोपोली तो चल ही रहा है, लेकिन कॉमर्शियल पावर पूरी तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सीज कर लिया है। या अब टोटली कंट्रोल, जो कॉमर्शियल कंट्रोल है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का, टोटली कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंग्लैंड में बैठी सरकार थी उनके द्वारा चलाई जा रही थी और पूरी तरह से वो रिस्पॉन्सिबल इस चीज़ के लिए हो चुके थे। और लॉ कमीशन चौथा और लास्ट पॉइंट, लॉ कमीशन बनाया गया 1834 में। किसके द्वारा? टीबी मैकॉले के द्वारा। किसके थ्रू? चार्टर एक्ट 1833। ठीक उसी तरह से जिस तरह से 1774 में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, किस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, ठीक उसी तरह से अब यहाँ बताने का रीजन था जो दोनों चीज आपके दिमाग में मेमोराइज हो जाए और याद रहे। 1774 में सुप्रीम कोर्ट कहाँ? कलकत्ता बनाया गया था। किस एक्ट के थ्रू? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू। और यहाँ 1834 में क्या बनाया गया? लॉ कमीशन। किसके द्वारा? टीबी मैकॉले के द्वारा। किस एक्ट के तहत? चार्टर एक्ट 1833। इसके बाद जो चार्टर आएगा फिर 20 साल के बाद आएगा और वो इंडिया के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को लास्ट चार्टर देगी, जिसमें फुल पावर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाएगा। जो अब आपके पास कोई टाइम बाउंड अगले 20 साल नहीं, अब आप इंडिया पे पोजेस अपना एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई टाइम स्पेसिफिक बाउंड नहीं है। उसके बाद अगले आदेश तक वो भारत पे शासन चला सकते हैं। तो आइए देखते हैं चार्टर एक्ट 1853। दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा चार्टर एक्ट 1833, अब हम लोग देखेंगे चार्टर एक्ट 1853। अब चार्टर एक्ट 1853 कहता क्या है
आइए उसको जानते हैं। तो चार्टर एक्ट 1853 में है जो जैसे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा, तो अब उनका पावर बढ़ गया। अब बंगाल पे भी रूल करने के लिए तो एक गवर्नर चाहिए ना, बंगाल के भी बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए एक गवर्नर, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी चाहिए। तो अब यहाँ एक सेपरेट गवर्नर को अपॉइंट किया गया है। उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ भारत में एक्सपेंशन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करती जा रही थी, लेकिन उनके पास वो डिप्लोमेटिक पावर नहीं था या वैसे लोग नहीं थे जो उसको रिटेन कर पाए। तो उसके लिए क्या किया गया, ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया गया सिविल सर्विसेज के लिए। जो चीज़ वहाँ चल रही थी ब्रिटेन में, उसको यहाँ धीरे धीरे अब लागू करना। मतलब क्या था, जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम इंग्लैंड में होंगे, मतलब ब्रिटेन में होंगे, और अभी यहाँ के नागरिकताओं को अलाउ नहीं किया गया था, यहाँ के नागरिकों को, जो वो सिविल सर्विस के एग्जाम में बैठ सके। अभी जो सिविल सर्विस इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया के लिए भी, उसमें भी ब्रिटेन और इंग्लिश लोग ही होंगे और वही क्वालिफाई करके आएंगे तो यहाँ पे हम पे शासन करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो था, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर धीरे धीरे बढ़ते घटते 24 की संख्या हो चुकी थी, जिसको घटा के 18 किया गया 1853 के चार्टर एक्ट में। और क्या किया गया, जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फॉर्म हो जाएगा तो एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल तो बनेगा ही। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन होता है, जिसमें 6 लोग होते हैं, जिसमें 4 जो है सो लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं, वहाँ से लिया जाता है। 2 लोग ब्रिटिश के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, एक चीफ जस्टिस, दूसरा जो होते हैं एक जज ऑफ कलकत्ता। देखिए, बंगाल का रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी देना एक प्राइमरी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ये था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्गम स्थल भी बंगाल रहा। तो अपने प्राइम लोकेशन, अपने पेरेंट लोकेशन पे अपना दबदबा बनाए रखने के लिए वहाँ रिप्रेजेंटेशन भी ज़्यादा देती थी और वहाँ फोकस्ड रहती थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो या ब्रिटिश गवर्नमेंट हो। तो अब क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे उनके सबऑर्डिनेट कितने हो गए, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल, 3 के गवर्नर। अभी तक क्या चल रहा था, गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल हुआ करते थे उनके 2 सबऑर्डिनेट हुआ करते थे, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो ये अब तक का हमारा कंपनी रूल था, जिसमें हम लोगों ने विभिन्न तरह के रेगुलेटिंग एक्ट, ईस्ट इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट अब तक देखे। इसके बाद जो हमारा आएगा क्राउन रूल शुरू होगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काउंसिल एक्ट 1858 से क्राउन रूल हमारा स्टार्ट हो जाएगा। कंपनी रूल यहीं खत्म हुआ है। आइए हम लोग देखते हैं जो हम लोगों ने जो कंपनी रूल पढ़ा उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और एक बेसिक हम लोगों को आइडिया क्या मिला। क्वेश्चन आज डिस्कस नहीं करेंगे, एक कीवर्ड्स कह सकते हैं या की पॉइंट कह सकते हैं जो आप लोगों से पूछेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा जो इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद अगला प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपका कंपनी रूल का सिर्फ आएगा, वो संडे को टेलीग्राम चैनल बीपीएससी मेरा है पे आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। इसलिए थोड़ा गैप लेने का रीजन है जो आप लोग उस चीज़ को कितने दिन तक मेमोराइज कर पाते हैं ताकि आपका कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। तो आइए हम लोग कुछ कीवर्ड्स को देखते हैं जो हम लोगों ने कंपनी रूल में पढ़ा, क्या क्या इंपॉर्टेंट की पॉइंट बन सकते हैं उसको देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने कंपनी रूल अपना ख़त्म कर लिया है और कंपनी रूल में हम लोगों ने स्टार्ट किया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर 1853 के चार्टर एक्ट तक क्या क्या पढ़े उसको एक बार ब्रीफ में देख लीजिए। हम लोगों ने पढ़ा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। अब ये हमारा कंपनी रूल में हम लोगों ने इन पॉइंट्स को पढ़ा। इन पॉइंट्स से इससे ज़्यादा वनडे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं, किसी भी वनडे एग्जामिनेशन में। बीपीएससी में पहले कंपनी रूल से इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले तो आप लोग बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट जो हमने की पॉइंट्स लिखा, इसका मतलब क्या होता है? कुछ ना कुछ पॉइंट होगा ना सुप्रीम कोर्ट लिखने का रीजन जो हम लोगों ने कंपनी रूल में पढ़ा होगा या कुछ इस तरह का। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। कहाँ बना था? कलकत्ता में बना था। तो सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट 1774 में बाय रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, लेकिन उसको मैंने आगे कहीं लिखा है। पहले चीफ जस्टिस, पहला चीफ जस्टिस कौन थे?
ये जो सुप्रीम कोर्ट बना था उसके। और पहली चीज, एक चीफ जस्टिस और 3 जज। कहने का मतलब जो सुप्रीम कोर्ट की पॉइंट्स मैंने लिखा था, ये इसमें क्या समझना है, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट कलकत्ता में होता है और उसमें एक चीफ जस्टिस और 3 जजेज होते हैं। पहले चीफ जस्टिस कौन है हमारे, आइए पहले चीफ जस्टिस है लॉर्ड इम्पे। अब देखिए 1773 के थ्रू एक चीज और हुआ था, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन चुके थे। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वैरेन हेस्टिंग्स। मतलब 1773 से ये 3 पॉइंट्स, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पहला चीफ जस्टिस जो कि सुप्रीम कोर्ट बनने के बाद, और सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट, इन तीनों पॉइंट्स को हम लोगों को समझने को मिलता है। तो पहले गवर्नर जनरल थे वैरेन हेस्टिंग्स। अब आगे देखिए, ओपियम ट्रेड टू चाइना। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ओपियम ट्रेड के लिए परमिशन दी थी। मैंने बताया भी था जो ओपियम का खेती यहाँ होता था और व्यापार करने के लिए चाइना से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने परमिशन कब दिया था, चार्टर एक्ट 1793। ठीक उसी तरह से 1813 के चार्टर एक्ट में इनको सभी ट्रेड के लिए रोक लगा दिया गया और सिर्फ टी ट्रेड कर सकते हैं चाइना से। वो किस एक्ट में किया गया, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब आइए लॉ कमीशन, पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और पहला लॉ मेंबर। इस 3 मतलब यहाँ से हम लोगों ने देख लिया चार्टर एक्ट 1773 से हम लोगों को ये 3 पॉइंट मिला। चौथा पॉइंट जो हम लोगों को मिला जिसमें ओपियम ट्रेड के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दे दिया था चाइना से, किस एक्ट में दिया था, चार्टर एक्ट 1793। ठीक उसी तरीके से 1813 के चार्टर एक्ट में टी ट्रेड के लिए सिर्फ परमिशन मिला था, बाकी हर एक ट्रेड के लिए उनको मना कर दिया गया था। लॉ कमीशन का गठन कब होता है और किनके द्वारा होता है, आप लोग बताइए कमेंट में। अभी लेटेस्ट हम लोग आज ही पढ़े हैं, तो आइए जानते हैं। लॉ कमीशन का गठन 1834 में टीबी मैकॉले द्वारा किया गया था। किस चार्टर एक्ट के थ्रू, चार्टर एक्ट 1833 में ही हमारा जो ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स 3 हुआ करते थे उसमें एक लॉ मेंबर को जोड़ के 4 किया गया था। और उसके बाद 1834 में आपको लॉ कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, मतलब लॉ कमीशन बनाया जाता है। किसके द्वारा, टीबी मैकॉले के द्वारा। और टीबी मैकॉले ही हमारे फर्स्ट लॉ मेंबर है। अच्छा, ये दोनों कहां से आया, आपको चार्टर एक्ट 1833 से। फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। पहले तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक। और उसके बाद ही 1833 में क्या हुआ, सेपरेट गवर्नर बंगाल को मिला। क्यों मिला ये आप सभी को भी पता है। जो गवर्नर ऑफ बंगाल जो हुआ करते थे वही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे, लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को प्रमोट करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और उन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर में 3 प्रेसिडेंसीज आ गए, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। तो ये हमारा कुछ की वर्ड्स था जो कि कंपनी रूल का की वर्ड्स है। इससे बाहर क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। फिर भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं या प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो आपको संडे को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस करके उसी में जवाब दीजिएगा। एक लिमिटेड टाइम के लिए खुलेगा टेलीग्राम, उसके बाद फिर से आप लोगों के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन के बाद खोला जाएगा और फिर ब्लॉक कर दिया जाएगा।
तो हम लोग अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्राउन रूल, और क्राउन रूल को कोशिश करेंगे जो अगले क्लास में ख़त्म करके और पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का संडे को आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।